हेलो एवरीवन, मैं मोहित सर स्वागत करता हूं आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल प्रभाकर ट्यूटोरियल में। आज मैं बात करने वाला हूं हाइट एंड डिस्टेंस, ट्रिगोनोमेट्री का ये पार्ट है, ऊंचाई एवं दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस, उसे डिस्कस कर रहा हूं। आप लोग ध्यान दोगे क्लास पे। हाइट एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को भी करके देखेंगे। और क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं आता हूं टुडेज थाउट पे। और हमारा थाउट है व्हेन यू टॉक you are only repeating something you know, but if you listen you may learn something new। इसका मतलब है कि अगर आप सिर्फ बोलते हो, इसका मतलब आप वो रिपीट कर रहे हो जो आपको पहले से पता हो। ओके, बट यहां पे एक लिखा है बट इफ यू लिसन, लेकिन अगर आप सुनोगे भी, अगर आप सुनना भी पसंद करते हो, देन आप जो है कुछ नया सीखोगे। यू मे लर्न समथिंग न्यू। इसलिए कहा भी गया है कि अ गुड लिसनर बी अ गुड स्पीकर इज ऑलवेज बी अ गुड स्पीकर। अगर आप सुनते हो तो काफी अच्छा बोलोगे भी, अच्छे सुनने वाले ही अच्छे बोलते हैं। अब मैं वीडियो को फटाफट स्टार्ट करता हूं। आप लोग अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो, और साथ ही साथ बेल बटन को प्रेस करो ताकि आपको नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहे। बच्चों मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। हमारा टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस इट मींस ऊंचाई एवं दूरी। जैसा कि इसका नाम है, चैप्टर का कॉन्सेप्ट भी हूबहू सेम है, ऊंचाई एवं दूरी। करना क्या है यहाँ पे, तो एक कॉन्सेप्ट को समझना है। यहाँ पे दो वर्ड्स है, ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर। इट मींस एक देखने वाला है और किसे देख रहा है, एक ऑब्जेक्ट है जिसे वो देख रहा है। तो हमें दो चीजें समझना है हाइट एंड डिस्टेंस में। देखिए क्या है यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो वो ध्यान देंगे। सपोज एक बच्चा यहाँ पे खड़ा है कुछ इस तरीके से, और ये बच्चा है जो इस तरीके से खड़ा है। कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं बता रहा हूं आपको। ये इसका आई है, ठीक है। मेरा डायग्राम उतना अच्छा नहीं है तो आप लोग समझ जाओ, ये बच्चा है, ठीक है। अब देखो ये क्या करेगा, ये जब भी देखेगा बिल्कुल सीधा देखेगा, कुछ इस तरीके से, ऐसे, है ना। ये ऐसे देख रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। इट मींस ये देख रहा है बिल्कुल सीधा, इसे हम लोग लाइन ऑफ साइट भी कहते हैं। मतलब हम यहां खड़े हैं और सीधा देख रहे हैं तो ये लाइन ऑफ साइट कहलाएगा। वैसे ये बच्चा यहां खड़ा है, ये बिल्कुल सीधा देख रहा है तो ये इसका लाइन ऑफ साइट हुआ, और साथ ही साथ ये इसका हॉरिजॉन्टल लाइन भी हो गया। समझना क्या है वो देखिए। अगर कोई बिल्डिंग या टावर जो यहां खड़ी हो ऐसे, ठीक है, और बिल्डिंग के टॉप को ये लड़का कुछ ऐसे देख रहा है यहां से। अब जाहिर सी बात है, पहले वो यहां देख रहा था तो हॉरिजॉन्टल लाइन था, है ना। इट मींस लाइन ऑफ साइट जो है बिल्कुल हॉरिजॉन्टल था। अब ये बच्चा क्या देख रहा है, अब ये बच्चा यहां देख रहा है। इट मींस अब लाइन ऑफ साइट जो है कुछ इस तरीके का बनेगा, ये ऐसा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। ये बच्चा जब सीधा देख रहा था तो लाइन ऑफ साइट इसका ऐसे जा रहा था, बिल्कुल यहाँ पे, जिसको हॉरिजॉन्टल लाइन हम बोल रहे हैं। और यहां जैसे ही ये ऑब्जेक्ट थोड़ा सा लंबा हो गया, या फिर यहाँ पे एक टावर है जो इसको ये बच्चा जो है वो देख रहा है, तो लाइन ऑफ साइट जो है अब ये बन रहा है, ये लाइन ऑफ साइट हो गया। ओके बच्चों, ये लाइन ऑफ साइट है, इसको मैं लाइन ऑफ साइट बोलूंगा। ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, और ये मेरा एक ऑब्जेक्ट रखा है। तो आप देखो यहां हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में एक एंगल का निर्माण हुआ, एक एंगल का फॉर्मेशन हुआ। हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में एक एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन का नाम देंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। समझना क्या है, यहां पे बच्चा इस ऑब्जेक्ट को देख रहा था, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखा था उसको देख रहा था, तो लाइन ऑफ साइट ये था जिसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन कह रहे हैं। अब ये बच्चा क्या कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट सपोज कर लो लंबा हो गया, ऐसा ये लंबा हो गया, ठीक है। तो ये बच्चा अब यहां देख रहा है इस पोजीशन पे, तो इसके बीच में ये जो एंगल का फॉर्मेशन हुआ, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। ये टर्म समझ में आ रहा है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। सपोज क्या हो रहा था, एक बच्चा है जो यहां पे खड़ा था, ठीक है, एक बच्चा यहां पे खड़ा था, तो ये यहां देख रहा है, ये इसका लाइन ऑफ साइट हुआ। अब क्या हो रहा है कि एक ऑब्जेक्ट जो था ये वो धीरे धीरे ऊंचा कर रहे हैं हम, तो उसका लाइन ऑफ साइट जो है ऐसे था, है ना। तो ये धीरे धीरे क्या होगा, अप साइड, ऊपर ग्रीव कर रहा है, ऐसे बढ़ता चला जा रहा है, सी दिस, ठीक है। तो यहां क्या हो रहा है, लाइन ऑफ साइट यहां से उठकर ये ऐसे बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है, ऐसे बढ़ता चला जा रहा है। तो आप ऑब्जर्व करोगे कि इसके बीच में एक एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है ना। और इसी एंगल को समझना है, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। ये चीज समझ में आ रहा है।
यहाँ पे जो एंगल का फॉर्मेशन हुआ ये, इसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन का नाम दे रहे हैं। उन्नयन कोण हिंदी में कहते हैं इसको, उन्नयन कोण। अब देखिए क्या समझना है बच्चों, अब तो ये ऊंचा वाला ऑब्जेक्ट दिख रहा था, ऑब्जेक्ट सब यहां रखा था, यहां ऑब्जेक्ट था, है ना, ये पूरा ऑब्जेक्ट ही है, ऑब्जेक्ट का ये हाइट हो गया। ओके, अब अगर ये बच्चा जो है नीचे किसी रखा हुआ ऑब्जेक्ट को देखे, सपोज यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, उसको देख रहा, ऐसा इसको देख रहा, तो क्या होगा, अभी ये हॉरिजॉन्टल लाइन, लाइन ऑफ साइट बिल्कुल ऐसे हम देख रहे हैं तो बिल्कुल हमारा सीधा है, ऊपर देखेंगे तो हमारा लाइन ऑफ साइट ये बन जाएगा, इसके बीच में एंगल बन गया, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब हम क्या देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे जा रहे हैं, हम नीचे रखा वस्तु को देखना है तो हम ऐसे देखेंगे, ऐसे घूमेंगे, है ना। तो इस केस में इसको ऐसा बनाना पड़ेगा अपना लाइन ऑफ साइट, यानी यहां लाइन ऑफ साइट ये हुआ, लाइन ऑफ साइट। ओके बच्चों, तो यहां लाइन ऑफ साइट हुआ, तो हॉरिजॉन्टल लाइन से लाइन ऑफ साइट के बीच में यहां भी एक एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है ना, इसको हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। ठीक है, इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहा जाता है। क्या समझ रहे हैं, यहां पे हमारे पास दो कॉन्सेप्ट आया था, एक जब ये बच्चा हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर ऐसे लाइन ऑफ साइट को बढ़ाया, है ना, लंबी वस्तु को देख रहा था, तो उसके बीच में एक एंगल का फॉर्मेशन हुआ, दिस, इसको हमने बोला क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर वही बच्चा अपने हॉरिजॉन्टल लाइन को ये इस तरीके से ग्रीव करे, नीचे बढ़ाए, तो यहां पे जो एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है वो कहलाएगा क्या, एंगल ऑफ डिप्रेशन। इट मींस ये जो एंगल बन रहा था ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया इस बच्चे के लिए, और ऊपर देख रहा था वो यहां पे ये बन गया एंगल ऑफ एलिवेशन। ये दो कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से समझना था। ठीक है, समझ में आ रहा है काफी अच्छे से। एक बार और इसे मैं स्टडी करूंगा, रिवाइज करूंगा। देखिए, अगर बच्चा यहां है, यहां रखी वस्तु को देख रहा है, तो ये कुछ ऐसे देखेगा, ऐसे, तो ये बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, ये कहलाएगा लाइन ऑफ साइट। ठीक है, ये कहलाता है हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये तो पता है ऑब्जेक्ट का हाइट है। ओके, और अगर ये बच्चा को नीचे देखना हो, मान लो हम एरोप्लेन में जा रहे हैं, एरोप्लेन में बैठे विंडो से हम नीचे रखी किसी वस्तु को या किसी बिल्डिंग को देख रहे हो, तो हमारा लाइन ऑफ साइट हम लोग कुछ ऐसे देखेंगे, इस तरीके से, है ना। और ऊपर देखना है, पतंग उड़ रहा है तो ऐसे देखेंगे, तो ऊपर देखना इस तरीके से, और सीधा ये था हमारा, तो इसके बीच में एंगल ऑफ एलिवेशन हुआ। नीचे देख रहे हैं ऐसे, तो इसके बीच में एंगल जो बना उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। तो ये चीज क्लियर है। यहां देखिए, इस ऑब्जेक्ट को जब देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये हुआ, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, और यहां हुआ एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है बच्चों, अब इसे मैं कुछ क्वेश्चन से और भी अच्छे से क्लियर करूंगा कि एलिवेशन क्या फाइंड कर रहा है या कैसे फाइंड किया जाता है एलिवेशन में, और डिप्रेशन में कैसे फाइंड किया जाता है। ये दोनों टर्म्स तो क्लियर है ना, समझ में आ रहा है। ओके बच्चों, अच्छा इस ट्रायंगल की बात करूं, आप देखो यहां ध्यान से, एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन भी एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर दिया है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन भी एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहा है। तो सेम एज राइट एंगल ट्रायंगल में ये हम क्या बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर, है ना, जो कि ऑब्जेक्ट हाइट है, ऑब्जर्वर यहां था, इसको ऑब्जर्वर बोलते हैं। यही दो कॉन्सेप्ट समझना था, ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ये है, ऑब्जर्वर ये है। तो लाइन ऑफ साइट यहां बना था और हॉरिजॉन्टल लाइन यहां बना था, इसके बीच में एंगल ऑफ एलिवेशन का निर्माण किया। ये जो डिस्टेंस होता है इसको क्या कहते हैं बच्चों, हाइपोटेनस कहते हैं ना, ये हाइपोटेनस कहलाएगा, ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा। तो चलिए क्वेश्चन से और अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। सो देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या है हमारा, अ वर्टिकल पोल स्टैंड्स ऑन द लेवल ऑफ ग्राउंड। तो एक वर्टिकल पोल की बात कर रहा है ना, चलो पोल लगा लिया जाए। सपोज कर लो पोल ये है, ओके, और इस पोल को मैंने मान लिया ए बी। लेट पोल, द हाइट ऑफ द पोल इज ए बी, हाइट मैंने मान लिया, लेट एच हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू ए बी। ओके, अब क्या कहता है, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, फुट मीन्स व्हाट, पोल का रूट, रूट से 25 मीटर दूर जाने को बोल रहा है। आ जाओ भाई 25 मीटर दूर, मैं यहां पहुंच गया 25 मीटर, है ना, इसको मैं मान लिया सी। कौन, इस पॉइंट को क्या मान लिया, लेट द पॉइंट बी सी विच इज 25 मीटर फार फ्रॉम बी। बी से 25 मीटर दूर था ये, मैंने इसको 25 मीटर शो किया। अब क्या कहता है क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन इट्स टॉप इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन जो इसका यहां पे टॉप से निर्माण हो रहा है वो है 60 डिग्री का, ऐसा। ठीक है,
सो हमारा फिगर बनके तैयार हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा था मैं फिर से रिपीट करूंगा क्योंकि सबसे पहले फिगर को ही समझना है। डायग्राम बन गया, क्वेश्चन सॉल्व। ट्रिगोनोमेट्री में बस यही समझना ही होता है, हाइट एंड डिस्टेंस में डायग्राम क्रिएट किए, क्वेश्चन सॉल्व। क्या कह रहा है, वर्टिकल पोल स्टैंड ऑन द लेवल ऑफ ग्राउंड। एक वर्टिकल पोल जो है ग्राउंड पे खड़ा है। वर्टिकल मींस और ये बिल्कुल खड़ा, और हॉरिजॉन्टल का मतलब ऐसा होता है अगर हॉरिजॉन्टल बोल रहा हो किसी क्वेश्चन में तो। और उसके बाद क्या कहता है, 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट। एक पॉइंट जो है वो 25 मीटर अवे है, मतलब डी से 25 मीटर। सी के पास पहुंच गए, यहां 25 मीटर मैंने ले लिया। अब क्या कहता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। और यहां से टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन जो फाउंड हो रहा है ना, मैंने बताया ना, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है। सी एंगल ऑफ एलिवेशन यहां ऐसे बनेगा, ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। सो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का हो गया। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो पोल का हाइट फाइंड करना है। इट मींस क्या फाइंड करना है, AB इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब आता हूं मैं सॉल्यूशन पे। हाइट तो मुझे पता है, हाइट ऑफ द पोल क्या है, AB है। अच्छा बच्चों, यहां पे समझना है दो टर्म्स। आप देखो कि दे क्या रखा है। मैं इसको राइट एंगल ट्रायंगल बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकता हूं, है ना। सो यहां पे AB जो है वो P का रोल प्ले कर रहा है, परपेंडिकुलर। राइट एंगल ट्रायंगल की भाषा में मैं बोलूं तो परपेंडिकुलर का रोल प्ले कर रहा है ना। और BC किसका रोल प्ले कर रहा है, बेस का रोल प्ले कर रहा है। तो आप याद रखोगे ये P है, ये B है, और इसे S तो बोलते ही है, तो दिमाग में ये रखना है। अच्छा आप बताओ कि P और B किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आता है क्या, बिल्कुल आता है। किसमें आता है, tan थीटा में आता है। और ज्यादातर हाइट एंड डिस्टेंस में यही यूज होगा, tan थीटा। सो tan थीटा में आ गया P अपॉन B। मैं यूज कर सकता हूं यहां पे tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B। तो P इस फिगर के लिए क्या हो गया, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द पोल, जिसको मैं AB से डिनोट कर रहा हूं, और बेस हो गया BC। ठीक है, tan थीटा इट मींस tan 60 डिग्री। 60 क्यों लिया, क्योंकि थीटा का वैल्यू यहां पे 60 दे रखा था। AB क्या है, तो AB मालूम मुझे नहीं है, AB को मैं AB ही छोड़ दिया। BC का पता है, BC कितना दे रखा है 25, मैंने यहां पे 25 मेंशन कर दिया। ओके बच्चों, क्लियर है। यहां पे आ जा रहा हूं मैं आगे सबका सॉल्यूशन लेकर। tan 60 का वैल्यू मुझे पता है, क्या होता है, √3। अगर आप लोगों को नहीं पता, नहीं याद हो पा रहा है, तो मैं एक शॉर्टकट ट्रिक भी दे चुका हूं कि कैसे टी रेशियोज का वैल्यू जो है वो याद किया जा सकता है। अगर आप लोग मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हो ट्रिगो का, तो जरूर देखो, वहां से आप ये सीख पाओगे कि कैसे टी रेशियोज का वैल्यू जो है काफी आसानी तरीके से याद कर सकते हैं। बिल्कुल आसान है ना, याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, वहां मैं लिंक दे दूंगा। √3 हो गया tan 60 का वैल्यू, ये दिया। √3 इज इक्वल टू AB अपॉन AB तो पता नहीं था, क्योंकि हाइट ऑफ टावर है, वही तो फाइंड करना है। और BC पता है 25। AB इज इक्वल टू क्या हो सके यहां से 25 यहां आएगा ना, 25 इंटू √3। अगर √3 का वैल्यू दे रखा हो क्वेश्चन में, क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है कि यूज √3 इज इक्वल टू समथिंग, ओके, क्या होता है √3 का वैल्यू 1.732, देन इस केस में √3 का वैल्यू यहां पे 1.732 मेंशन कर देना है। तो 25 इंटू 1.732 इस कंडीशन से। अब इसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा, जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। मल्टीप्लाई कैसे करना है, वही ट्रेडिशनल मेथड नहीं, थोड़ा सा हटके करते हैं। तो हटके कैसे किया जा सकता है, 25 इंटू मैं ये कह सकता हूं 1732 अपॉन 1000, है ना। मल्टीप्लाई करने से ज्यादा अच्छा है। 25 से ये मैंने क्रॉस कर दिया इसको, 4 टाइम्स में 100 और 0 का 0, 40 आ गया। 40 से ये कट होगा 1732, बिल्कुल होगा। तो 40 इंटू 4 160 कट हो गया इसमें। तो 160 अगर कट किए तो यहां बच गया कितना 13, है ना, 13 और साथ में आई आ गया 2, 132। तो 43 लगाते हैं 120। तो फिर से अब कैरी हो गया 12। मैं इसमें एक डेसिमल दे दूंगा और एक 0 लग जाएगा, इट मींस 120। तो 43 120, हमारा आंसर आ गया 43.3 मीटर। क्लियर है बच्चों, समझ में आया। एक बार फिर से मैं इसे रिवाइज कर लूं। क्वेश्चन क्या था, एक वर्टिकल पोल जो है वो स्टैंड था लेवल ऑफ ग्राउंड पे। मैंने ये वर्टिकल पोल यहां बनाया AB। उसके बाद कह रहा था 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, टावर के फुट से या पोल के फुट से 25 मीटर दूर जाने को बोल रहा था, दूर आ गया। उसके बाद यहां एक पॉइंट है जिससे एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री का बन रहा था। एंगल ऑफ एलिवेशन मैंने 60 डिग्री यहां बनाया, ठीक है। हाँ, अब क्या समझना था, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। इस पोल का हाइट फाइंड करना है, तो क्वेश्चंस के लिए आपको दिमाग में यूज करना होगा। क्या मेंशन है, मेंशन है B। क्या पूछ रहा है P, तो आपको फट से याद करना पड़ेगा ट्रिगो चैप्टर 1। नहीं देखे हो तो मेरा वीडियो फटाफट देखो, क्योंकि वो देखोगे तो ही ये समझ में आएगा।
वो सारे रूट्स थे, स्टेप्स थे, और ये छत है, तो छत पे पहुंचने के लिए स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। हाँ ठीक है। सो P और B रिलेशन है tan का, तो tan थीटा मैंने यूज किया दिस, tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B, इट मींस AB अपॉन BC, AB P था और BC ये था। तो और पता है ना थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है ना, ये भी मैं फर्स्ट वीडियो में ही डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं, सॉरी डिटेल में दे चुका हूं, और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख लेना। ठीक है, सो AB अपॉन 25 हो गया। अब tan 60 का वैल्यू √3 यहां मेंशन किया, AB अपॉन 25 इसके पास आके 25 इंटू √3 हुआ, और AB इज इक्वल टू 25 इंटू √3 का वैल्यू मैंने 1.732 रखा है, और इसको कट किया तो हमारा आंसर आ गया 43.3 मीटर। ये तो था क्वेश्चन एलिवेशन का। समझ में आ रहा है एलिवेशन क्या हो रहा है ना? फिर से एक बार बताता हूं, एलिवेशन हॉरिजॉन्टल लाइन, ये लाइन ऑफ साइट ऊपर उठता हुआ जाएगा, तो यहां पे बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। अब मैं बात करूंगा डिप्रेशन का, तो एक क्वेश्चन देख लेता हूं डिप्रेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 60 मीटर हाई, तो मुझे पहले एक बिल्डिंग बनाना है, ये बिल्डिंग ठीक है, जिसका हाइट क्या दे रखा है 60 मीटर, मैंने यहां ले लिया 60 मीटर। कहता है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट का एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है, अब ऑब्जेक्ट है तो कहां होगा ऑब्जेक्ट, नीचे रखा होगा ना, और एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां से बनता है, ऊपर से नीचे की ओर बनता है। तो जाहिर सी बात है, सपोज कर लो कि ऑब्जेक्ट यहां पे है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कुछ ऐसा बनेगा इस ऑब्जेक्ट के लिए ऐसे। अब मैंने आपको बताया था कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनता है, तो मान लो हम यहां से देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं, तो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन ये हो गया ये, ठीक है, और हम देख कर रहे हैं नीचे, क्योंकि हम ऐसे लाइन, मेरा लाइन ऑफ साइट ये था, फिर हमने नीचे देखना था तो हमने आई को ऐसे किया, तो ये इस तरीके से, तो यहां जो एंगल बन रहा है इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहता है। इट मींस ये देखो, ये हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लिया इस फिगर के लिए, ठीक है, और यहां पे ये जो एंगल का निर्माण हो रहा है इसी को हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, किसके लिए, इस ऑब्जेक्ट के लिए। आ रही है बात समझ में? सबसे पहले क्वेश्चन क्या किया था कि एक बिल्डिंग है जो कि 60 मीटर ऊंचा है, तो मैंने एक बिल्डिंग मान लिया AB जिसकी हाइट कितनी है 60 मीटर है। उसके बाद क्या कहता है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी 60 डिग्री, एक ऑब्जेक्ट का एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है, हाँ डिप्रेशन जो है वो 60 डिग्री का। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जब भी बनता है हॉरिजॉन्टल लाइन से बनता है और लाइन ऑफ साइट के बीच वाला एंगल जो होता है, तो ये 60 डिग्री बन गया। अब क्या कहता है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फुट एंड बिल्डिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो फुट ये हो गया बिल्डिंग का, है ना, फुट ऑफ बिल्डिंग एंड ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट ये है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ना ये फाइंड करना है, ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? चलो यहां से एक चीज हम क्लियर करते हैं पहले कि अगर ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री दे रखा है मतलब क्या, तो आप लोग पढ़े होंगे लाइंस एंड एंगल्स में अल्टरनेट एंगल, दो पैरेलल लाइन के बीच वाला लाइन जो है, दो पैरेलल लाइन के बीच वाला लाइन, ये दो पैरेलल लाइन के बीच वाला लाइन क्या आता है, तिर्यक रेखा, जिसको लोग कहते हैं ट्रांसवर्सल। सो ये वाला एंगल हमेशा इस वाले एंगल के बराबर होता है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के हमेशा बराबर होता है। इट मींस एंगल, अल्टरनेट एंगल जो है आपस में इक्वल होते हैं। तो सेम अल्टरनेट एंगल जो है ना यहां पे भी बन रहे हैं। सी ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम हो गया एलिवेशन की तरह, मतलब डिप्रेशन में करना कुछ नहीं होता है, डायग्राम बनाइए और उसको एलिवेशन में कन्वर्ट कर दीजिए। मैंने डायग्राम बनाया, 60 ऊपर था, 60 अब नीचे कर दिया। क्यों हो गया? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कारण। ये 60 था तो ये भी 60 हो गया। अब क्या कर रहे हैं, तो फिर से वही केस, आप देखो क्या पता है तो P पता है, क्या निकालना है सो B निकालना है। तो P और B का रिलेशन फिर से है, तो tan और cot का रिलेशन होता है P और B का। मैंने tan लगा लिया यहां पे, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू P अपॉन B। P था AB, B है हमारा, इसको मैंने C मान लिया तो BC। ओके, tan 60 का वैल्यू अगेन √3, AB का वैल्यू 60 मीटर है और BC का वैल्यू क्या दे रखा है नहीं पता, तो BC का मैं BC ही छोड़ दिया। इसके बाद का कैलकुलेशन देखिए, BC यहां आ जाएगा है ना, सो √3 नीचे चला जाएगा, 60 अपॉन √3। अब देखिए समझना क्या है बच्चों, तो एक टर्म आप लोगों ने सीखा होगा जिसको हम लोग कहते हैं कि अगर किसी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में रूट में वैल्यू होता है तो वो सही नहीं है, उसको आप क्या कर लो, रैशनलाइज कर लो। और रैशनलाइज का मतलब मुझे पता है क्या होता है, जो नंबर डिनोमिनेटर में है उसी से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई की जाती है।
तो 60 इंटू √3 आंसर आएगा 60√3 और √3 इंटू √3 तो 2 √3 के मिलने से एक 3 बनता है। 3 से 60 कट गया, कितने टाइम्स में कटेगा? 20 टाइम्स में कटेगा। तो 3 2 जा 6 इसमें 20√3 मीटर हमारा आंसर आएगा 20√3। मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा, यहां पे क्या कर रहा था कि एक बिल्डिंग के टॉप से जो कि 60 मीटर ऊंचा था, किसी पॉइंट का या किसी ऑब्जेक्ट का एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन जो है वो 60 डिग्री का बन रहा था, मतलब ये है ना, तो ये 60 डिग्री का बन गया। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इसको मैंने यहां पे बना दिया 60 डिग्री, ठीक है। और tan थीटा लगाया क्योंकि P और B का रिलेशन था, तो tan थीटा का वैल्यू √3 और AB/BC 60/BC, और मैंने यहाँ पे फिर 60/√3 आ गया क्योंकि BC को यहाँ √3 को यहाँ ले गया, तो 60/√3। रेशनलाइज करने के बाद √3 इसको भी दिया, √3 इसको भी दिया, तो 60√3 ये लिखा मैंने, और √3 इंटू √3 3 होता है, तो 60√3/3। 3 से कट कर दिया 60 को, तो आ गया 20√3 मीटर। मीटर में दे रखा है, तो मीटर में आंसर होगा। क्लियर बच्चों? तो समझ में आ रहा है ये कैसे हाइट एंड डिस्टेंस का हम लोग कॉन्सेप्ट क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है। ऊपर देख रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, नीचे देख रहे हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। इट इज बिल्डिंग से खड़ा होकर किसी इंसान को देख रहे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा, और नीचे से खड़ा होकर किसी बिल्डिंग को देख रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। यही दो चीज समझने हैं, और इससे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये स्पेसेस में यूज किए जाते हैं, अंतरिक्ष में इसका यूज किया जाता है, साइंटिस्ट लोग इसका यूज करते हैं किसी भी चीज का, किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। सो मैं और भी क्वेश्चंस हाइट एंड डिस्टेंस का लेकर आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को काफी लंबा नहीं करूंगा, ठीक है। सो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, साथ ही साथ बेल बटन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहे। ओके।